Hello everyone, good morning. Welcome to Avipedia powered by Abhimanyu IS. This is me Sanadat Bhardwaj bringing to you a special course on industrial relations and labor laws. चलिए आज का जो टॉपिक है हमने जो कवर करना है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉज गवर्निंग ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। भारत के अंदर जो ट्रेड यूनियंस हैं उनको गवर्न करने वाले सभी कानूनों को एक साथ देखेंगे। देखिए मैंने आपको बोला था कि जिस तरीके से मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ मेरी बातचीत हो रही है तो मैं आपको दोबारा से ये चीज बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये कोर्स डिजाइन किया जा रहा है बहुत ही सोच समझकर सूझबूझ के साथ ये कोर्स डिजाइन किया जा रहा है बिकॉज इसी तरीके से ये सारे के सारे सवाल आपको वहां पे यूपीएससी पूछने वाली है। देखिए आप सीधे तौर पे अगर लॉज के अंदर घुस जाएंगे तो वो बहुत गलत हो जाएगा। रीजन बीइंग आपको जैसे मैंने बुक्स भी बताई हैं जैसे एस एन मिश्रा है या कोई और भी आप बुक उठा लेते हैं, चाहे आप अग्रवाल की भी बुक उठा लेते हैं, तो सब तरफ ये जो कानून दिए गए हैं ये लॉज दिए गए हैं ये बहुत ही कह लीजिए कि बहुत ही छोटी सोच के साथ सिर्फ और सिर्फ लॉ एलएलबी किए हुए लोगों के लिए तैयार किए करके दिए गए हैं। पर ये मान के चलिए कि जो यूपीएससी है वो आपसे इस तरीके से सवाल नहीं पूछने वाली है एंड इसी वजह से मैं बहुत समय लगा कर भी चाहे बट उस तरीके से आपको जो है चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड होपफुली विद इन दिस मंथ इस महीने के अंदर अंदर हम पूरे कोर्स को खत्म भी कर देंगे जैसा मेरा आपसे वादा भी रहा है। बस मेरी आपसे एक ही विनती है कि जो चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूँ उन चीजों की गहराइयों में उतरते जाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहिए एंड हमने कोशिश भी करी है। हम पूरी हमारी पूरी कोशिश है पूरी अविपीडिया की टीम की कि आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाए एंड ये मान के चलिए कि आप अगर इस कोर्स को ध्यान से करते हैं तो डेफिनेटली आपके ये सवाल गलत नहीं होने वाले। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले हम वो लॉज देखेंगे जो कि ट्रेड यूनियंस जो है भारत के अंदर उनको गवर्न करते हैं। उसके साथ आज फिर से आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा इतू सा ही सही बट सरप्राइज लेकर आया हूं एंड आई एम होपफुल कि उस सरप्राइज में से भी क्वेश्चन आ जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में सवाल आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं एंड दैट इज राइट टू स्ट्राइक। राइट टू स्ट्राइक हम पहले इस वजह से देखेंगे, कारण क्या है कि पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से स्ट्राइक का जो कह लीजिए कानून है भारत के अंदर जो है जगह लेता है। उसके बाद हम उसके प्रोसेस को प्रोसीजर को समझेंगे। जिस तरीके के क्वेश्चंस हम यूट्यूब के कोर्सेज में कर रहे हैं दैट पार्ट विल कम इन द नेक्स्ट लेक्चर, वो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। अभी इस लेक्चर के अंदर आई वांट टू कवर एंटायर लॉज जो कि ट्रेड यूनियन से कंसर्न है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे आज पूरा लेक्चर लगने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन इंडिया द राइट टू फॉर्म in India, the right to form and join a trade union and engage in collective bargaining is provided for under national and state specific legislation. State specific examples भी हम देखेंगे, national का तो हमें पता ही है। Time and again, the courts have also upheld the right of workers to form or join a trade union in India. तो ये जो form और join इसका difference क्या है, इसको भी अभी हम देखेंगे। And why is it कि एम्प्लॉयर का यहाँ पे कोई से नहीं रखा गया है, इसके बारे में भी आज के लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, उसके अंदर अगर आप पर्टिकुलरली बात करें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविसेजेस फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 19 क्या है इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, अभी पिछले कुछ समय से आर्टिकल 19 बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। नाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, इट आल्सो गारंटीज द कंट्रीज सिटीजंस, ये चीज आपने याद रखनी है। ये सिटीजंस को राइट है, पर्संस को नहीं है। इट इज नॉट सेड कि ये पर्संस है, पर्संस नहीं है, सिटीजंस है। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस इंक्लूडिंग द ट्रेड यूनियंस। तो ट्रेड यूनियंस की अगर हम बात करें तो ट्रेड यूनियंस भी इसी आर्टिकल के अंदर, इसी राइट के अंदर कवर किए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द राइट गारंटीड अंडर 19(1)(c also includes the right to join an association और यूनियन। आपको अगर कोई यूनियन या एसोसिएशन को ज्वाइन करने से रोकता है तो आपके पास आर्टिकल 32 या 226 के तहत यहाँ हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये अधिकार आपको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। फर्दरमोर इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट the right to form association or unions does not, this is important, यहाँ पे
यहाँ पे से सवाल आ सकता है। देखिए आपने नोटिस किया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक सवाल रहता है। फॉर एग्जांपल पिछली बार अगर हम बात करें तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के ऊपर सवाल रहा था। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पे दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछा जा सकता है। इनफैक्ट राइट टू स्ट्राइक से रिलेटेड ही एक राइट है, दैट इज राइट टू वर्क। राइट टू वर्क। तो अभी रिसेंटली राइट टू वर्क जो है वो बहुत न्यूज में आ रहा है। आर्टिकल 21 के तहत भी है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है राइट टू वर्क। राइट, तो इसी तरीके से एंड वो PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दिस राइट टू वर्क टू द इंडियन सिटीजन्स। उसी के तरीके से अगर आप देखें तो 19(1)(c) के अंदर भी लोगों को, पर्टिकुलरली इंडियन सिटीजन्स को, पर्सन्स को नहीं, बाहर से कोई आके कहे कि मैं इस यूनियन का मेंबर नहीं, नहीं अलाउड है। आर्टिकल 19(1)(c) पर्टिकुलरली कंट्री के, भारत के सिटीजन्स को, नागरिकों को यह अधिकार देता है। इट डज नॉट इन एनी मैनर encompass the guarantee that a trade union so formed shall be enabled to engage in collective bargaining or achieve the purpose of for which it was formed। अगर आपने एसोसिएशन बना ली तो इससे कोई गारंटी नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं है कि आप ही से कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी या आप जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लायक हो जाएंगे। तो उसके लिए एनेबल करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। वो बहुत सारे कानूनों में से एक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, फिर 1926 का ट्रेड यूनियंस एक्ट है। तो ये कानून है जिनके तहत आप जो है एक ट्रेड यूनियन को ये कलेक्टिव बार्गेनिंग करने का अधिकार देते हैं, नॉट अदरवाइज। ऐसे नहीं है ये कानून, ऐसे इसमें आपको अधिकार नहीं दिया गया। हाँ, आपको जो अधिकार है वो आप एसोसिएशन बना सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप 7 लोग मिल जाएं और फिर आप एसोसिएशन बना लें, वो रजिस्टर हो सकती है। बट एकदम से जैसे ही आपने रजिस्टर की, दैट डज नॉट इंश्योर यू द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा ये डिफरेंस आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। द राइट टू रिकॉग्निशन, right to recognition of a trade union by the employer was also not brought within the purview of article 19(1)(c) कि employer एक ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करे, ये भी अधिकार नहीं है एम्प्लॉयर को। नाउ आपने ये चीज नहीं सोचना है, इसमें कुछ लोग ऐसा उल्टा भी सोच सकते हैं, जो ये सोच सकते हैं कि जैसे ट्रेड यूनियन जो है वो ट्रेड यूनियन को रिकॉग्निशन नहीं मिल सकती। यहाँ पे बात एम्प्लॉयर की है। यहाँ पे आप किसी भी तरीके से सोच रहे हैं, मतलब आई माइट नॉट हैव बीन एबल टू प्रोजेक्ट इट इन द राइट टर्म्स, लेकिन मैं आपको सीधे तौर पे ये बताना चाहता हूं कि जो एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयर को कोई भी, नो राइट हैज बीन एनविसेज्ड अपॉन द एम्प्लॉयर कि वो रिकॉग्नाइज करे किसी भी ट्रेड यूनियन को। उसके पास कोई अधिकार नहीं है। इट इज नॉट विद इन द परव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19(1)(c) and thus such recognition denied by the employer will not be considered as a violation of 19(1)(c)। अगर एक एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज करने से मना कर देता है टू अ ट्रेड यूनियन, तो वो 19(1)(c) का वायलेशन नहीं है। हाँ, वो आपका लीगल राइट वायलेट हो जाएगा, वो लीगल राइट जो है वो आगे के राइट्स में आ जाएगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट नहीं करता है। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। एंड देखिए यही कारण है कि हम समय ले रहे हैं, इस तरीके की चीजें मैं निकाल कर ला रहा हूँ। यूपीएससी में ये सीधे तौर पे सवाल यहाँ से आ सकता है। ये अगर मान लीजिए अभिपीडिया के जितने भी बच्चे हैं जो ध्यान से इन क्लासेस को सुन रहे हैं, आई नो मैं बीच में आपको लग रहा है कि थोड़ा शायद मार्केटिंग कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू दैट कॉन्फिडेंस जो बहुत सारे बच्चों में अभी आया नहीं है, या कह लीजिए कि उनको थोड़ा डाउट्स हो रहे हैं ना, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी मान लीजिए लेवल 3 का भी सवाल पूछ लेती है, और मान लीजिए लेवल 5 का भी सवाल पूछ लेती है, तो ये मान के चलिए ये लेवल 6 है। आप समझ रहे हैं? तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं, दैट इज द वेरियस फ्रीडम्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(c)। अब ये सारी की सारी फ्रीडम्स हैं, ये वो फ्रीडम्स हैं जो कि बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के तहत ट्रेड यूनियंस को या वर्कर्स को इंश्योर की गई है। पहली चीज, राइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूनियन टू मीट, कि आप मिल सकते हैं, आप अगर मेंबर हैं यूनियन के तो आप मिल सकते हैं। राइट ऑफ द मेंबर्स टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि अगर वो चाहें तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। राइट टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स एंड प्रोपोगेट देयर व्यूज, वो अपने व्यूज को भी प्रोपोगेट कर सकते हैं एंड अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। राइट ऑफ द मेंबर्स टू होल्ड प्रॉपर्टी,
आप ट्रेड यूनियन के नाम पे प्रॉपर्टी भी रजिस्टर करा सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ट्रेड यूनियंस को कितना एम्पावर किया जा रहा है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखने वाली बात है ना। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्लाइड के ऊपर से आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक सवाल आ सकता है, आप लोगों ने इसको ध्यान से नोट कर लेना है। पीडीएफ तो डेफिनेटली मिलेगी, बट स्टिल आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। शॉर्ट फॉर्म में अगर नोट्स बना लेंगे, क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो। चलिए आगे चलते हैं अगले लॉ की तरफ, दैट इज सेकंड। देखिए पहले हमने देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। अब हम देखेंगे ट्रेड यूनियंस एक्ट। नाउ द ट्रेड यूनियंस एक्ट ऑफ 1926 प्रोवाइड्स फॉर फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। नाउ अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ राइट देता है, अधिकार देता है। लेकिन ट्रेड यूनियंस एक्ट जो है वो प्रोसेस बताता है कि ये अधिकार जो है किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा। इस वजह से ट्रेड यूनियंस एक्ट जो है 1926 इट इज स्टिल इन एक्शन एंड इट प्रोवाइड्स फॉर, पहली चीज फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन की कैसे फॉर्म होगी, दूसरा रजिस्ट्रेशन, कौन सी रजिस्टर होगी कौन सी रजिस्टर नहीं होगी, फॉर्म कैसे की जाएंगी, ये सारी चीजें, एंड इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स टू डिफाइन द लॉ रिलेटिंग टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। कुछ हद तक वो भी करते हैं। तो काफी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे ट्रेड यूनियंस एक्ट के बारे में, और काफी चीजें हम आने वाले जो आगे के 2 लेक्चर्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। नाउ जिस तरीके से हमने YouTube में डिस्कशन किया था उसी तरीके से आप लोगों के लिए स्ट्राइक्स, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लॉकआउट्स स्ट्राइक्स लॉकआउट्स, उसके साथ साथ रिट्रेंचमेंट रिट्रेंचमेंट वर्सेस ले ऑफ वर्सेस क्लोजर, लॉकआउट वर्सेस क्लोजर। तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस जो हैं हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, वहां से भी सवाल आने के चांसेस हैं। नाउ ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो ट्रेड यूनियन को डिफाइन कैसे करता है, एज एनी कॉम्बिनेशंस वेदर टेम्परेरी और परमानेंट। यहां से भी सवाल बन सकता है, टेम्परेरी भी हो सकती है परमानेंट भी हो सकती है, फॉर्म्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशंस बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन। आपस में भी अगर आप रिलेशन को सुधारना चाहते हैं या मेंटेन करना चाहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को, वर्कमैन भी, तो भी ट्रेड यूनियन फॉर्म हो सकती है। और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के बीच में भी ट्रेड यूनियन बन सकती है। और फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस on the conduct of any trade or business and include any federation or 2 or more ट्रेड यूनियंस। एक ही ट्रेड यूनियन के अंदर मल्टीपल ट्रेड यूनियंस भी इंक्लूड हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये हमने टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन में देखा था। इट इंक्लूड्स एनी फेडरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियंस, यहाँ पे आर लगा दिया मैंने, दिस इज ऑफ, राइट। एंड सिमिलरली ट्रेड यूनियन इस पर्पस के लिए भी बनाई जा सकती है कि वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के ट्रेड या बिजनेस को रोकने की, रोकथाम, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की या उसको रेगुलेट करने के लिए मददगार साबित हो सके, इस तरीके के प्रोसेस में भी यूजफुल हो सकती है। तो ये सारी के सारे रीजंस हैं जहां पे ट्रेड यूनियंस बन सकती है। इन रीजंस के ऊपर सवाल बन सकता है, तो हमने आज डिस्कस कर लिया, इसको आपने ध्यान से नोट कर लेना, पॉइंट फॉर्म में नोट कर लीजिएगा। पहली चीज टेम्परेरी परमानेंट हो सकती है, दूसरी चीज प्राइमरली फॉर द पर्पस, किसके लिए, पहले तो वर्कमैन और एम्प्लॉयर, फिर उसके बाद वर्कमैन वर्कमैन, फिर उसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, और उसके बाद क्या है, रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस लगा सकती है ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस प्रैक्टिस। फिर उसके बाद इट इंक्लूड्स अ फेडरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियंस। तो ये पांचों 6 के 6 जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने लिख लेने अलग से। ऑल वर्कमैन हैव अ राइट टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन और रिफ्यूज टू बी अ मेंबर ऑफ एनी यूनियन। ऐसा नहीं है, जबरदस्ती नहीं आपको कोई भी जो है मेंबर बना सकता किसी भी यूनियन का। सो ये जबरदस्ती नहीं की जा सकती, दिस इज नोन एज कोअर्जन। लॉ में इसको बोलते हैं कोअर्जन। कोअर्जन नहीं हो सकता आपके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ऑल वर्कमैन दे हैव अ राइट टू फॉर्म अ यूनियन, अधिकार है यूनियन बनाने का। एंड वो यूनियन रजिस्टर कब होगी वो प्रोसेस हम आगे देखेंगे। देखिए अभी रिकॉग्नाइज होगी, रजिस्टर होगी, वो सब प्रोसेस देखेंगे। लेकिन एक चीज, हर वर्कमैन के पास अधिकार है, 2 लोग मिलकर भी ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो रजिस्टर होगी नहीं होगी वो बात और है। उसके बाद एनी वर्कमैन कैन रिफ्यूज टू बी अ मेंबर ऑफ अ ट्रेड यूनियन। नहीं तो क्या होगा, अगर जबरदस्ती होनी शुरू हो गई तो फिर तो वो क्लोज्ड शॉप सिस्टम हो जाएगा। आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने क्लोज्ड शॉप सिस्टम देखा था, जहां पे
एक टर्म यूज की थी मैंने पिछली बार जो हमारा हॉट क्वेश्चंस वाला सेशन था, हायरिंग हॉल। तो वहीं से सारी की सारी हायरिंग होनी शुरू हो जाएगी विच वुड बी डेट्रीमेंटल टू द एंटायर इंडस्ट्री। नाउ नॉट ऑल वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसिडर्ड ट्रेड यूनियंस। फॉर एग्जांपल मद्रास हाई कोर्ट ने एक बात बोली थी दैट एन एसोसिएशन ऑफ सब मजिस्ट्रेट्स ऑफ जुडिशरी तहसीलदार्स एक्सेट्रा is not a trade union because members are engaged in sovereign and regal functions of the government। अब तहसीलदार हो, जुडिशरी के मैजिस्ट्रेट्स हो, सब मैजिस्ट्रेट्स हो, जेएमआईसी हो, जेएम सेकंड क्लास हो, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास हो, कोई भी, इन सब के सब लोग अगर ये सारे एसोसिएशन बनाते हैं तो वो ट्रेड यूनियन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकती है। कारण क्या है? कारण ये है कि इन सब लोगों के ऊपर, लेट्स टॉक अबाउट आईएएस ऑफिसर्स, लेट्स टॉक अबाउट जुडिशरी में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, तो उनके ऊपर ऐसा बड़ा दारोमदार है कि वो स्टेट के सॉवरेन फंक्शंस, कौन से सॉवरेन फंक्शन, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना कह लीजिए, चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन छोड़िए, आप जुडिशियल फंक्शंस की बात कर लीजिए, जहां पे जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म की आप बात कर लीजिए जो कि संविधान के अंदर इंश्राइंड है, या सिमिलरली आप बात कर सकते हैं जहां पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं ओवर अ डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे केसेस के अंदर आप अगर एसोसिएशंस बनाते हैं और आप डिसाइड कर ले कि भैया मैं ये पर्टिकुलर कानून जो है नहीं लागू करूंगा, अब वो कानून जनता के हित में हो सकता है, आपकी लॉबी के खिलाफ हो सकता है, फॉर एग्जांपल करप्शन के केसेस में बात कर लेते हैं, तो ऐसे में ये सरकार के सॉवरेन फंक्शंस हैं, सेल्फलेस सर्विस, सर्विस टू द नेशन, इन सभी चीजों में रीगल फंक्शंस भी बेसिकली वही हैं जो संविधान से निकल कर आते हैं। तो सॉवरेन एंड रीगल फंक्शंस के केसेस में आपको एसोसिएशन बनाने अलाउड है, आईएएस एसोसिएशन है, आप उसके मेंबर बन सकते हैं, लेकिन वो ट्रेड यूनियन नहीं है। जो अधिकार ट्रेड यूनियन को है वो उनको सबको अधिकार नहीं है, दैट इज इट। तो ये एग्जाम्पल आपने याद रखना है, ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको सवाल भी पूछा जा सकता है। मैं अगर सवाल पेपर सेटर हुआ तो मैं इस तरीके के क्वेश्चंस पूछूं। चलिए, let's talk about the entire process of recognition and registration, then we'll move on to registration का पूरा process, then the process of recognition of trade unions, and धीरे धीरे करके industrial disputes act की भी बात करेंगे, standing order की भी बात करेंगे, then we'll talk about right to strike। फिर वो सरप्राइज भी है ना, सरप्राइज भी देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले recognition and registration, यहीं पे हाँ। Although no specific right is granted to any trade union with respect to right to be recognized। किसी के ऊपर, आपको पता है कि आप ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, लेकिन वो रिकॉग्नाइज होगी या नहीं होगी। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि हाँ भैया मैं इसको रिकॉग्नाइज करता हूं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस के अंदर ये मेरे से बात कर सकती है, तो दैट इज रिकॉग्निशन। सो दैट इज व्हाई नो स्पेसिफिक राइट हैज बीन एनश्राइंड ऑन एनी ऑफ द ट्रेड यूनियंस। स्पेसिफिकली कोई अधिकार नहीं है रिकॉग्निशन का। इट हैज बिकम क्रूशियल इन इंडिया टू डेवलप अ मैकेनिज्म वेयरइन अ ट्रेड यूनियन इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मली बाय द एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर किस तरीके से एक ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करता है, दैट इज थ्रू हमारा ट्रेड यूनियंस एक्ट ऑफ 1926। Recognition is the process through which the employer accepts a particular trade union as a having a representative character and hence he will be willing to engage in discussions। So basically अगर आप collective bargaining एक employer करना चाहेगा तो वो उसी recognized trade union के साथ करेगा जिसको उसने recognize किया है, the union with respect to interests of the workers। This process is important so as to ensure smooth collective bargaining and stability of इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर जो हमारे फैक्ट्रीज के सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो उसमें सुधार के अंदर जो भी तालमेल है वो बनाने के अंदर, चाहे वर्कर्स के साथ मैनेजमेंट का हो, वर्कर्स का आपस में हो, तो वो ट्रेड यूनियन तभी रोल अदा कर सकती है अगर वो रिकॉग्नाइज है। चलिए देखते हैं। ऑन द अदर हैंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन कैरीज सर्टेन इनहेरेंट बेनिफिट्स। वो इनहेरेंट बेनिफिट्स क्या है? A registered trade union is deemed to be a body corporate। अब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? आप ट्रेड यूनियन के खिलाफ वर्सेस, मान लीजिए वर्सेस, लेट्स टॉक अबाउट अभिपीडिया वर्सेस, लेट्स से अभिपीडिया, एक तरफ अभिपीडिया हो गया और एक तरफ हो गया सनत सर स्टूडेंट्स यूनियन, SSSU, राइट। तो अब ये जो सनत सर स्टूडेंट्स यूनियन है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट जाएगा तो कहेगा जितने भी सनत सर के स्टूडेंट्स हैं उन सब के खिलाफ एक एक करके आप केस दायर करेंगे, नहीं। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ये है कि आप इस बॉडी के खिलाफ आपको इंडिविजुअल व्यक्तियों के खिलाफ केस दायर करने की जरूरत नहीं है।
आप इस बॉडी के खिलाफ केस दायर कर सकते हैं. दैट इज व्हाट इज नोन एज बॉडी कॉर्पोरेट. फॉर एग्जांपल, सिमिलरली अ कंपनी इज नोन एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, जिसके खिलाफ, विच इज, जब आप उसको ऐसा देते हैं तो आप उसको सेपरेट लीगल एंटिटी, इसको कहा जाता है सेपरेट. सेपरेट के स्पेलिंग याद रखिएगा, SEPARAT, सेपरेट लीगल एंटिटी. नाउ ये सेपरेट के स्पेलिंग्स मुझे क्लास 6 में बताए गए थे, आज भी मुझे वो तरीका याद. नाउ एक चीज और, सेपरेट लीगल एंटिटी तो हमने समझ लिया. दूसरा हमें एक चीज और समझनी होगी, इसको एक और टर्म बोली जाती है, दैट इज लीगल पर्सन. उसको लीगल पर्सन कहा जाता है. जैसे आप एक व्यक्ति के खिलाफ केस दायर कर सकते हैं, उसी तरीके से ये एक लीगल पर्सन है. ट्रेड यूनियन, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट गिविंग इट अ स्टेटस ऑफ अ लीगल एंटिटी दैट में एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी. अब वो प्रॉपर्टी होल्ड भी कर सकता है, एक्वायर भी कर सकता है. तो दिस इज समथिंग, ये आपको सब जगह नहीं मिलेगा. ये चीजें आपने नोट करके रखनी है. इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, एंड सू अदर्स. खुद के खिलाफ भी केस हो सकता है, खुद भी केस दायर कर सकती है किसी व्यक्ति के खिलाफ कलेक्टिवली, एक सिंगल ट्रेड यूनियन, किसी उसके मेंबर की जरूरत नहीं. नाउ थ्रू अ मेंबर हो सकता है, दैट इज डिफरेंट. A registered trade union is also immune from certain contractual, criminal, and civil proceedings. However, registration is optional and not mandatory. Registration जो है वो mandatory नहीं है. हर ट्रेड यूनियन को जबरदस्ती रजिस्टर करना जरूरी नहीं है. इट इज ऑप्शनल, पहली चीज. दूसरी चीज, वो किसी किसी कॉन्ट्रैक्चुअल और सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज और प्रोसीडिंग से उसको थोड़ी सी इम्यूनिटी मिली हुई है. एंड वो इम्यूनिटीज क्या है, वो हम जब इंडियन ट्रेड यूनियंस एक्ट की चर्चा करेंगे, 1926 वाले एक्ट की चर्चा करेंगे, तो हम उसमें डिटेल में जाएंगे. अभी फिलहाल लेट्स फोकस ऑन वेरियस लॉज दैट आर गवर्निंग ट्रेड यूनियंस इन इंडिया. Now, generally, registration of trade unions under Trade Unions Act does not automatically imply that the particular trade union has gained recognition status granted by the employer. Just because वो register हो जाती है, that doesn't mean कि उसको recognize कर लिया है employer ने. ये बात याद रखिएगा. Unless different Indian states have specific legal provisions pertaining to recognition of trade unions, it is generally a matter of agreement between the employer and the trade union. जिस दिन एम्प्लॉयर कह दे, जनरली ऐसा कहा जाता है. अब अगर रिकॉग्नाइज कर लेता है एम्प्लॉयर, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं उस ट्रेड यूनियन को. फिर वो कलेक्टिव बार्गेनिंग में रिकॉग्नाइज्ड है, तो इस वजह से उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस में इंक्लूड कर लिया जाता है. एंड वेरियस अदर थिंग्स. स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट के अंदर भी कुछ प्रोविजन है जो कि बात करती हैं इस रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन के लिए. लेकिन रिकॉग्निशन से पहले किसी भी ट्रेड यूनियन को एक ट्रेड यूनियन कहलाने से पहले रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजरना होता है. ये समझना बहुत जरूरी है. आइडियली अ ट्रेड यूनियन मस्ट ऑब्टेन लेजिटिमेसी थ्रू रजिस्ट्रेशन. यही मैं भी आपको कह रहा था, अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट, एंड देन सीक रिकॉग्निशन. बाद में रिकॉग्निशन मिलेगी एज अ सोल बार्गेनिंग एजेंट, अनलेस एंड अनटिल पहले आप रजिस्टर कीजिए, फिर आप रिकॉग्नाइज कीजिए, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी ईदर अंडर द अप्रोप्रिएट लॉ और एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अग्रीमेंट. या तो आप कानून के तहत, वेरियस स्टेट्स हैव फॉर्म्ड लॉज जो कि रिकॉग्निशन की बात करते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई भी कानून नहीं है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए चंडीगढ़ में ऐसा कोई कानून नहीं लागू है, तो वहां पे आप रिकॉग्निशन थ्रू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट साइन होता है जिसमें ट्रेड यूनियन एक तरफ होती है, दूसरी तरफ ट्रेड यूनियन एक तरफ होती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दूसरी तरफ, एम्प्लॉयर एक तरफ, एम्प्लॉय दूसरी तरफ होता है. तो वहां पे अग्रीमेंट साइन हो सकता है, एंड वहां पे आप अग्रीमेंट साइन करके रिकॉग्निशन अचीव कर सकते हैं. चलिए लेट्स टॉक अबाउट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फर्स्ट, क्योंकि वो पहले आ. नाउ रजिस्ट्रेशन कहाँ होनी है? इट इज विद रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस. उसको यहाँ आगे से हम रजिस्ट्रार बोलेंगे. ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज नहीं है, ये रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस है, ये अलग से एक बॉडी है. बट सच रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी. जरूरी नहीं है कि आप हमेशा रजिस्टर करें. तो ये चीज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकती है कि रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी, रिकॉग्निशन इज नेसेसरी फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग. कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए रिकॉग्निशन नेसेसरी है. रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द ट्रेड यूनियंस. नहीं, वो ट्रेड यूनियंस जो रजिस्टर होंगी उन्हीं को रिकॉग्नाइज किया जाएगा. ये प्रोसेस, ये तरीका है. चलिए देखते हैं. इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर मोर देन वन ट्रेड यूनियंस टू बी रजिस्टर्ड सेम एम्प्लॉयर के साथ. मान लीजिए बहुत बड़ी एम्प्लॉयर है, तो वो सेम एम्प्लॉयर के साथ मल्टीपल ट्रेड यूनियंस रजिस्टर हो सकती हैं. इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 7 मेंबर्स
सब टू सब्सक्राइब टू द यूनियन रूल्स। अब जो यूनियन अपने कोड ऑफ रूल्स जो है डिजाइन करती है, उसको सब्सक्राइब करने वाले कम से कम 7 लोग उसके पास होने चाहिए। दूसरी चीज क्या कही गई है, वो ये कही गई है कि अगर आप कहें तो एटलीस्ट 10% ऑफ द वर्कफोर्स या फिर 100 वर्कर्स, जो भी लेस है, कम है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 लाख की वर्कफोर्स है, इन्फोसिस है फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं उसके पास, लाख के करीब एम्प्लॉयज हैं, तो 1 लाख का आप 10% निकालें तो वो निकल कर आता है 10,000 बंदा। तो 10,000 बंदा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो उसी वजह से ये बोला गया 100 वर्कर्स। तो इतने बड़े पैमाने पे 1,000 से ज्यादा वर्कर्स हो गए तो आप सिर्फ 100 वर्कर्स इकट्ठे कर लीजिए, या फिर एटलीस्ट 10% अगर 100 से नीचे है, whichever is less, engaged or employed in the establishment, industrial establishment, they must be members of the trade union connected with such establishment at the time of application। अगर आपने रजिस्टर करना है तो 1926 का कानून ये एक पर्टिकुलर कंडीशन लगाता है। पहली चीज तो कम से कम 7 मेंबर्स तो हो ही, उसके बाद कम से कम आपको 10% चाहिए, 7 मेंबर्स बनाएंगे तभी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो पाएगी, पहली चीज। दूसरी कंडीशन रजिस्ट्रेशन की ये है कि आपके पास 10% ऑफ द वर्कफोर्स उसने आपको सब्सक्राइब किया होना चाहिए, वो आपके ट्रेड यूनियन के मेंबर होने चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन इज सब्जेक्ट टू satisfaction of the registrar of trade unions। तो उसकी satisfaction के ऊपर है, उस ऑफिस बेयरर के satisfaction के ऊपर है, वो मना भी कर सकता है। That all the primary requirements of the Trade Union Act have been complied with। अगर वो मना कर देता है तो मना करने का भी ऐसा प्रावधान है कि अगर मना कर देता है ऐसे ही आर्बिट्रेरीली बिना किसी सोचे समझे, अगर उसके छूट दे दी उसको, डजंट मीन कि वो ऐसे जो मन में आया उसी तरीके से मना कर सकता है, ऐसा नहीं। तो उसका भी प्रावधान है, वो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखेंगे, अभी रुक जाइए। रजिस्ट्रार इन डिसाइडिंग वेदर टू ग्रांट रजिस्ट्रेशन, उसको अपना जो डिसीजन है, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन वेदर द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन आर बीइंग फुलफिल्ड। टेक्निकली क्या एप्लीकेशन साउंड है, सारी की सारी कंडीशंस, फॉर एग्जांपल यहाँ जो कंडीशन दी गई है, यहाँ जो कंडीशन दी गई है, क्या वो फुलफिल्ड है, एंड नॉट वेदर द ट्रेड यूनियन कुड बी डिस्क्राइब्ड एज लॉफुल और नॉट। वो इसने ये नहीं देखना है कि वो लॉफुल है या नहीं है। लॉफुलनेस लॉफुलनेस के अंदर रजिस्ट्रार नहीं जाएगा, ये चीज याद रखिएगा, आपको पूछी जा सकती है। लॉफुलनेस का पर्पस नहीं, रजिस्ट्रार का पर्पस नहीं है कि वो लॉफुलनेस देखे, वो बाद की बात है, वो अलग से, उसके लिए अलग कानून। इफ रजिस्ट्रार फेल्स टू रजिस्टर, अब टेक्निकली साउंड थी एप्लीकेशन, रजिस्ट्रार ने मना कर दिया जो कि उसके हदों से बाहर था, ऐसे में आप सीधे तौर पर आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। टू रजिस्टर अ ट्रेड यूनियन विद इन 3 months ऑफ एप्लीकेशन। आपके पास, उसके पास, रजिस्ट्रार के पास 3 महीने का टाइम है, रजिस्ट्रार के पास 3 months का टाइम है। अगर 3 महीने में आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर डिसीजन नहीं लिया, या कह लीजिए आपकी रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी, रिजेक्शन जो है वो, तब भी आप यहां जा सकते हैं। इफ रजिस्ट्रार फेल्स टू रजिस्टर अ ट्रेड यूनियन विद इन 3 months, 3 महीने के अंदर अंदर अगर वो रजिस्टर नहीं करता है, अपील जो है डाली जा सकती है हाई कोर्ट के सामने। तो और अगर टेक्निकल ग्राउंड्स सॉलिड है, साउंड है, तब भी अगर रिजेक्शन होती है तो भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्यों क्यों जा सकते हैं आप हाई कोर्ट? कारण ये है कि आपका अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार है कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं। उसी मौलिक अधिकार के तहत कह लीजिए कि ट्रेड यूनियन एक्ट एस्टैब्लिश किया गया। इस एक्ट के तहत आपका लीगल राइट निकल कर आता है। दिस इज अ लीगल राइट। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसे आपको समझना होगा। ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बेसिक्स, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फंडामेंटल राइट वायलेट होता है आपका, तो आप सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका लीगल राइट को इन्फ्रिंज होता है तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट सीधा जाने का कोई प्रावधान नहीं है, आपको पहले हाई कोर्ट जाना होगा। एंड अगर हाई कोर्ट बोले तो आपको लोअर कोर्ट में भी केस फाइल करना पड़ सकता है, तो आप सीधे हाई कोर्ट तो जा सकते हैं लीगल राइट के केस में, बट स्टिल आपको नीचे भी भेजा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तो आप जा ही नहीं सकते। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं रिकॉग्निशन का क्या प्रोसेस है। सम इंडियन स्टेट्स, कुछ स्टेट्स ने, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र ने रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, ये 1971 में एक एक्ट पास किया। वेस्ट बंगाल की बात करूं तो 1998 के अंदर ये हुआ। केरला रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट 2010 में पास हुआ, ओडिशा वाला 1994 में पास हुआ। तो ये अथॉरिटी किसको है? ये स्टेट्स को अथॉरिटी है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो रिकॉग्निशन है ये स्टेट्स कर रहे हैं. दे हैव many Indian states, they have enacted legal provisions to set forth rules and principles for recognition of trade unions. ट्रेड यूनियंस को recognize करने के लिए rules और principles क्या लगेंगे, क्राइटेरिया क्या होगा. हर किसी का अपना क्राइटेरिया उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया. रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है स्टेट, सेंटर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, ये कानून के तहत रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, ये कानून बना रहे हैं, ये प्रोसेस बता रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि भैया इन इन लोगों को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इस तरीके से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. वो क्राइटेरिया बता रहे हैं कि इन लोगों को इस तरीके से अगर आपने रिकॉग्नाइज करना है तो इनके पास ये सारे प्रावधान होने चाहिए. ठीक है जी. तो इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट देयर इज नो लॉ एट द नेशनल लेवल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया. सेंटर लेवल पे कोई कानून नहीं है, ये चीज याद रखिएगा. देयर इज नो लॉ एट नेशनल लेवल. मैं बार बार जो चीजों को हाईलाइट करता हूं, प्लीज मेक श्योर कि आप उसे अलग से नोट कर लें. ऑल्दो देयर इज अ प्रपोजल इन पाइपलाइन, ये अभी पाइपलाइन में है प्रपोजल कि एक कॉमन एक लॉ बना दिया जाए which will allow trade unions to make application for being recognized by central and state governments. अभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स रिकॉग्निशन नहीं करती है, ये समझिए. द वेरियस स्टेट लेजिस्लेशंस गवर्निंग ट्रेड यूनियंस आर एज फॉलोज. ये मैंने एग्जांपल दिया है ना. चलिए और देखते हैं. जनरली दीज रूल्स प्रोवाइड दैट अ यूनियन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज करेगा as the sole bargaining agent of a group of workers if it receives a specific minimum percentage. usually majority of workers अगर उसके हक में होते हैं तो वो एम्प्लॉयर जो है डिसाइड कर लेता है, उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है दैट दिस विल बी अ सोल बार्गेनिंग एजेंट. अगर मैंने कलेक्टिव बार्गेनिंग में एंटर होना होगा तो मैं इसके थ्रू होऊंगा, चाहे वो वोट जो है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू हो या फिर इट इज ऑर्गेनाइज बाय अ रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार भी वो वोटिंग ऑर्गेनाइज कर सकता है या फिर वर्कर्स अपने सीक्रेट बैलेट के तरीके से भी वो वोटिंग कर सकते हैं एंड डिसाइड कर सकते हैं कि ये सोल बार्गेनिंग एजेंट होना चाहिए. एंड फिर वो वर्कर्स जो है लेके जाते हैं वो रिजल्ट हमारे एम्प्लॉयर्स के पास, एम्प्लॉयर्स उसको हामी भरते हैं. हाउएवर every trade union receiving a smaller minimum percentage of votes, let's say 15% या 10% depending on the type of industry, shall also be recognized as constituents of a joint bargaining council as in the case of Kerala trade unions. केरला के अंदर ट्रेड यूनियंस को इतनी जगह दी गई है क्योंकि केरला मान के चलिए देखिए ज्यादातर केरला के अंदर कम्युनिज्म पसंद किया जाता है, कम्युनिज्म को पसंद किया जाता है, तो कम्युनिज्म से ही निकल कर आती है ट्रेड यूनियंस. तो ट्रेड यूनियंस को जगह देने के लिए, अच्छे तरीके से जगह देने के लिए जॉइंट बार्गेनिंग काउंसिल्स क्रिएट किए गए हैं अंडर द केरला ट्रेड यूनियंस रिकॉग्निशन एक्ट. केरला रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट ऑफ 2010, उसमें ये बोला गया कि जॉइंट बार्गेनिंग काउंसिल का फिर भी आप हिस्सा हो सकते हैं अगर आप छोटी मिनिमम अमाउंट, अगर मैं बोलूं मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स, लेट्स से 15% या 10% के आसपास जो भी प्रिस्क्राइब्ड इंडस्ट्री के अंदर आपको वोटिंग परसेंटेज बताई गई है उसके तहत आपको वोट्स मिलते हैं. एट प्रेजेंट recognition of trade unions functioning in industrial establishment is regulated under the provisions of the voluntary, ये एक वॉलंटरी कोड ऑफ डिसिप्लिन है, इसको कोड भी कहा जाता है. ये कोड ऑफ डिसिप्लिन, इसके बारे में हमने बहुत बार हमारे YouTube के फ्री लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन भी की है एमसीक्यूज के तहत. एंड इसके अलावा देयर इज दिस क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ यूनियंस जो कि इस कोड के अंदर एनश्राइंड है. दिस वाज अडॉप्टेड बाय द स्टैंडिंग लेबर कमिटी 1957 के 16वें सत्र के अंदर, 16th सेशन के अंदर. ये सवाल यहां से आया जा सकता है, पूछा जा सकता है. 16वें सत्र के अंदर स्टैंडिंग लेबर कमिटी ने कोड ऑफ डिसिप्लिन जो है डिजाइन किया था जिसके अंदर क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस को किन किन मापदंडों पे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है ये बात बोली गई है. सब्सिक्वेंटली इट वाज रैटिफाइड, इन्होंने अडॉप्ट किया, फिर रैटिफाई किसने किया, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस एट 16वें सत्र, अगेन 16 सेशन किसका, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, जहां पे वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट तीनों के तीनों ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस. 1958 अगले साल ही इसको रिकॉग्निशन मिल गई थी. ये कोड अब मान्य है, सबके ऊपर लागू है. द कोड इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस mutually and voluntarily accepted by all parties to maintain discipline in the industry, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों के दोनों सेक्टर्स के अंदर सब लोगों ने इसको मान लिया है, अब ये रिकॉग्नाइज्ड है. इसी के अंदर एक क्लॉज ये कहता है, ये क्लॉज आपने याद नहीं रखना है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, द ओनली थिंग इंपॉर्टेंट इज कि कोड के अंदर एक ऐसा क्लॉज है व्हिच स्टेट्स दैट द मैनेजमेंट
agrees to recognize the union in accordance with the criteria evolved in the code. तो कोड के अंदर जो इवॉल्व किया गया क्राइटेरिया, जिस मापदंडों के अंदर एक ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, वो इस कोड में दिया हुआ है अंडर द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ यूनियंस, उस हेडिंग के अंदर। तो वो जो चीज है वो मैनेजमेंट को माननी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए मूविंग ऑन टू द थर्ड लीगल प्रोविजन जो कि भारत के अंदर एग्जिस्ट करती है विद रिगार्ड टू ट्रेड यूनियंस। तो हम टॉपिक जो कर रहे थे लॉज विद रिगार्ड टू ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, है ना। तो तीसरा लॉ जो है दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947। 1947 का ये जो एक्ट है हमारे इस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इनफैक्ट आप नोटिस कर भी रहे होंगे कि हम धीरे धीरे इस कानून को बहुत अलग अलग तरीकों से कवर कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस से कवर किया था, आज हम उसको ट्रेड यूनियंस के प्रोसेस से कवर करेंगे। हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस खत्म हो चुका है जी, अब हम लॉज कर रहे हैं, लेबर लॉज कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रकार के लॉज हैं, उनमें से एक लॉ का सेक्शन ऐसा है जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड है, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट या ट्रेड यूनियंस एक्ट है। इसी तरीके से एक आधा एक्ट और है, हम अभी वो उसके ऊपर फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। नाउ The Industrial Disputes Act also deals with trade unions. कैसे? In the manner that it regulates the rights of employers and employees to investigate and settle industrial disputes. Industrial disputes को investigate करना, settle करना, ये employers को या management को अधिकार दिया गया है और employees को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। इसी वजह से ये Industrial Relations Act है, इसको IR से रिलेटेड एक कानून बोला जाता है। अब जो नया कोड भी बन रहा है, उस नया कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर ये एक कानून सबसे पहले इंक्लूड किया गया है। नाउ दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर नेगोशिएशन, मीडिएशन, एंड अगर ये भी फेल हो जाता है तो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन भी है, कंपल्सरी एडजुडिकेशन भी है। ये चार तरीके के प्रोसेस बताए गए हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर: नेगोशिएशन, मीडिएशन, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, कंपल्सरी एडजुडिकेशन। नाउ अगर इस एक्ट की बात की जाए तो दो तरीके की सेटलमेंट्स की बात की है इसने। पहली वो जो इन द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स बिफोर द अथॉरिटी, चाहे वो कंसिलिएशन ऑफिसर क्यों ना हो, चाहे वो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन ही क्यों ना हो, तो उसके सामने अगर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उसके दौरान इन द कोर्स ऑफ सच प्रोसीडिंग्स अगर कुछ होता है तो सेटलमेंट के ऊपर आप आते हैं। तो दैट इज व्हाई ट्रेड यूनियंस का यहाँ पे सेक्शन आता है। देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर जहां पे सेटलमेंट का प्रोसेस आता है वहां पे ट्रेड यूनियंस की अहमियत निकल कर आती है एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर, बिकॉज वी आर कवरिंग वेरियस लॉज एंड अलग अलग लॉज में जिस तरीके से ट्रेड यूनियंस की डिस्कशन की गई है उसको देख रहे हैं। सबसे पहले हमने जैसे देखा था सॉरी हाँ, पहले हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन है। उसके बाद हमने देखा कि ट्रेड यूनियंस एक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें रिकॉग्निशन और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया गया, तो हमने रिकॉग्निशन भी देखा, रजिस्ट्रेशन भी देखा। अब हम बात करें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, जिसके अंदर ट्रेड यूनियंस की जो अथॉरिटी है इन कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स या सेटलमेंट मशीनरी, चाहे वो नेगोशिएशन हो, मीडिएशन हो, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन हो, चाहे कंपल्सरी एडजुडिकेशन हो, ट्रेड यूनियन का क्या रोल है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो दो एस्पेक्ट्स, दो तरह के सेटलमेंट्स की हम बात करते हैं जहां पे ट्रेड यूनियंस दे आर इंपॉर्टेंट। एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, a settlement arrived at through collective bargaining is binding. बाइंडिंग कब होती है? कलेक्टिव बार्गेनिंग के द्वारा लाई गई ऐसी सेटलमेंट, जब ऐसा कोई भी सेटलमेंट होता है तो कब बाइंडिंग होता है? वो दो तरीके की बाइंडिंग को रिकॉग्नाइज किया गया। पहला, दोज व्हिच आर रीच्ड इन the course of conciliation proceedings. Such settlements bind members of the signatory union as well as non-members and all present and future employees of the management. क्योंकि ये अथॉरिटी के द्वारा आया गया एक कह लीजिए सेटलमेंट है, तो इस वजह से उस दौरान आ रहा है, तो इस वजह से अथॉरिटी का कुछ रोल हो जाता है। इस वजह से जो भी मेंबर नहीं भी हैं ट्रेड यूनियन के, वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, उन पे भी बाइंडिंग है। जो आज मेंबर हैं, कल हो नहीं, आज नहीं है कल हो सकते हैं वो भी, एंड जो आज के बाद कल को नए फ्यूचर एम्प्लॉयज आएंगे वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, उनके ऊपर भी ये डिसीजन या ये सेटलमेंट बाइंडिंग हो जाता है। दूसरा, आउटसाइड द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, जो ये कंसिलिएशन ऑफिसर या बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के अलावा अब अलग से अगर आप नेगोशिएशन वगैरह कर रहे हैं एंड दे आर साइंड इंडिपेंडेंटली बाय द पार्टीज, और दो पार्टीज ने मिलकर वो सेटलमेंट साइन कर ली है, सच सेटलमेंट बाइंड्स ओनली दोज मेंबर्स who are signatory or a party thereto, जो उस सेटलमेंट के, उस अग्रीमेंट की पार्टीज हैं,
सिर्फ उन्हीं को बाइंड करेगा, बाकियों को नहीं करेगा। तो अगर आप इन द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स अथॉरिटी के सामने सेटलमेंट पर आते हैं तो सारे बाइंडिंग है। लेकिन अगर आप उसके ऑफिस के बाहर जाके आउट ऑफ कोर्ट जैसे सेटलमेंट, आपने सुना होगा कि बहुत जगहों पे कह लीजिए कि आपस में जिसको आप कहते हैं, एकदम से वर्ड निकल गया एकदम से दिमाग से, जहां पे एक दूसरी पार्टी के साथ आप समझौता कर लेते हैं। हाँ, समझौता इज द वर्ड, समझौता। मूवी नहीं ना, इससे तो नाम याद नहीं है वर्ड्स भूल जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है ना। तो समझौता अगर आप करते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अगर आप करते हैं, तो जो दो पार्टीज ने वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की है, उन्हीं दो पार्टीज के ऊपर ये सेटलमेंट लागू होने वाली है। जिसने साइन की है उसी पे लागू होगी और किसी पे लागू नहीं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके अलावा भी जो कानून है, दैट इज इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट ऑफ 1946। ये एक साल पहले आया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट से, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इट ऑल्सो कंटेन्स सर्टेन प्रोविजंस पर्टेनिंग टू ट्रेड यूनियंस। नाउ दिस रेगुलेट्स एंड कोडिफाइज द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ वर्कर्स इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, जो कि कम से कम 100 वर्कर्स को एम्प्लॉय करती है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट क्या है वो यहां से पता चलता है। लेकिन इसी एक्ट के अंदर एम्प्लॉयर टू विच द SOA एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट अप्लाइज, जिस भी एम्प्लॉयर के ऊपर ये कानून लागू होता है, ही इज रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट एंड अडॉप्ट अ स्टैंडिंग ऑर्डर। उसको एक स्टैंडिंग ऑर्डर ड्राफ्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और ऐसे में वो क्या करेगा, वो एम्प्लॉइज की वर्किंग कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करेगा। लेकिन एक चीज जरूरी है, जिस भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट लागू होता है, 1946 का इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, तो एक ट्रेड यूनियन, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, वो ट्रेड यूनियन या फिर कोई वर्कर, इफ नो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट, अगर कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उस केस में वर्कर भी इस चीज में शामिल हो सकते हैं। उसको ये ड्राफ्ट को रिव्यू करना होगा एंड इट में रिव्यू करेगा एंड इट में ऑब्जेक्ट टू द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स बिफोर इट इज सर्टिफाइड बाय एन ऑफिसर। इसको ऑफिसर से पहले, इससे पहले कि ऑफिसर उसे सर्टिफाई करे, ट्रेड यूनियन उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठा सकता है। दैट इज, उसको थोड़ा सा टाइम दिया गया है, 14 दिन का है या 1 महीने का है, वो सारी चीजें तो हम डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस, तो ये हम जब ये एक्ट डिस्कस करेंगे आने वाले समय में, तो हम इस चीज को कवर करेंगे। ठीक है जी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात हमने समझनी है कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट के तहत भी ट्रेड यूनियंस को कुछ पावर दी गई है। ठीक है जी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज राइट टू स्ट्राइक। राइट टू स्ट्राइक क्या है, क्या भारत के अंदर राइट टू स्ट्राइक दिया गया है या नहीं दिया गया है, इन सभी चीजों की चर्चा अभी हम करेंगे। इसका सिर्फ इतना एस्पेक्ट ही आपने कवर करना है। मैंने इसके नोट्स जो है आपको थोड़े से जरूरत से ज्यादा दिए हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ वो चीजें कवर कीजिएगा जो इस लेक्चर में बताई गई है। ठीक है जी। चलिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट स्ट्राइक को तो डिफाइन करता है। स्ट्राइक क्या है? एज अ सेसेशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन। सेसेशन ऑफ वर्क मतलब काम से अलगाव करना, काम से पिंड छुड़ा लेना, काम से दूर हो जाना, बाय अ बॉडी ऑफ पर्संस, a body of persons employed in any industrial establishment acting in combination or concerted refusal। जहां पे एक व्यक्ति नहीं मना कर रहा है, वो कॉम्बाइन करके सारे के सारे कंसर्टेड रिफ्यूजल मतलब मिलजुल के, जैसे आप बंक मारते हैं ना, मास बंक जैसे मारा जाता है उस तरीके से, और रिफ्यूजल अंडर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, सबने एक साथ मिलके एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के तहत, एक कॉमन समझ के तहत आपने काम करने से मना कर दिया। इफ एनी नंबर ऑफ सच पर्संस who are or have been so employed to continue to work or to accept employment। अब चाहे इतने में से कोई भी व्यक्ति, ये वो लोग थे जो कि एम्प्लॉयड थे एंड दे वर सपोज टू कंटिन्यू वर्क और टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट, और वो जो है काम से भाग जाते हैं, उसको स्ट्राइक कहा गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत। नाउ, भारत के अंदर देयर इज नो स्पेसिफिक राइट टू स्ट्राइक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू स्ट्राइक करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज नो स्पेसिफिक राइट, ये हाईलाइट किया है, आपने भी लिख लेना अलग से। इंस्टेड ऑफ सच राइट flows from the fundamental right to form a trade union contained under 19(1)(c) of the Constitution, which, like all fundamental rights, is subject to reasonable restrictions। इसके ऊपर भी reasonable restrictions है। There is no specific right, लेकिन implied right है। For example,
सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन वर्सेस नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के एक केस के अंदर, ये जजमेंट आपको नहीं याद रखनी है, ये नाम नहीं याद रखना है, आपने इतना ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दैट राइट टू स्ट्राइक और राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट भी, स्ट्राइक के साथ साथ लॉकआउट की भी बात की, मे बी कंट्रोल्ड और रिस्ट्रिक्टेड बाय अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन के तहत आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, and the validity of such legislation would have to be tested not with reference to the criteria laid down under 19(4) of the constitution but by totally different consideration. अब कारण क्या है, 19(4) के अंदर जो प्रोविजंस हैं they are basically restrictions of 19(1)(c), वो 19(1)(c) की कह लीजिए रिस्ट्रिक्शंस है, 19(2) के अंदर 19(1)(a) की रिस्ट्रिक्शंस है। हम हमेशा जब भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं ना, तो वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमारे संविधान के अंदर लिखी गई हैं उसकी बात कोई नहीं करता, चाहे आप किसी भी न्यूज चैनल की बात कर लीजिए। ठीक है जी, तो मैं आप सबसे सलाह है मेरी कि आप 19(2), 3, 4, 5, 6 ये सारे के सारे सेक्शन सब सेक्शंस कवर करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। नाउ 19(4) के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, जो क्राइटेरिया दिया गया है जिससे 19(1)(c) जिससे राइट टू फॉर्म एसोसिएशन निकल कर आता है, उस पे जो फंडामेंटल रिस्ट्रिक्शंस है फंडामेंटल राइट के अंदर, वो सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस, वो पर्पस, वो क्राइटेरिया नहीं होगा कि जिससे आप भारत के अंदर कोई भी इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन अगर बनती है जो कि स्ट्राइक या लॉकआउट से रिलेटेड, उस अधिकार से रिलेटेड, उसको कंट्रोल या रिस्ट्रिक्ट करने की बात करे, उसके ऊपर ये वाला कानून नहीं लगेगा, उसको टोटली डिफरेंट कंसिडरेशंस के तहत आपको टेस्ट करना पड़ेगा। वो क्या है, वो यहां पे हम डिस्कस करेंगे। लेजिस्लेशन कैन एंड डज, legislation can and does restrict the right to strike, it can and it does restrict, ये याद रखिएगा, restrict कर सकता है, उसके पास अधिकार है, by deeming certain strikes illegal, आपने देखा ही है, हमने YouTube की फ्री लेक्चर वीडियोस के अंदर भी देखा है कि कुछ स्ट्राइक्स को इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है। Now Industrial Disputes Act restricts strikes and lockouts equally, ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक्स के ऊपर ज्यादा पाबंदियां हैं, लॉक्स के ऊपर कम, लॉकआउट्स के ऊपर कम पाबंदियां, ऐसा नहीं है। Various restrictions are contained in sections 22, 23, 24, 10(3), 10(a), 4(a) of Industrial Disputes Act। ये सारी की सारी कंडीशंस हम कवर करेंगे आने वाले हमारे सेशंस के अंदर। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि राइट टू स्ट्राइक जो है इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं कानून के तहत। ठीक है जी, नहीं तो अदरवाइज इफ यू कंसिडर, तो साफ तौर पे बोला गया है कि ऐसा आर्टिकल 13 के अंदर बोला है कि ऐसा कोई भी कानून जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो वो कानून जो है नल एंड वॉइड है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसके ऊपर लगती है डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स, उसके ऊपर ऐसे, एक्लिप्स क्या होता है हिंदी में, क्या कहते हैं एक्लिप्स को हिंदी में, ग्रहण लग जाता है। ठीक है जी, ग्रहण लग जाता है तो वो चीज आपको दिखती नहीं, तो वैसे वो छुप जाती है, उतना पार्ट वो नहीं काम करेगा। नाउ सिमिलरली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर एक और चीज एडेड है, दैट इज अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो हैं, ये एम्प्लॉयर से की तरफ से भी, एम्प्लॉय की तरफ से भी, दोनों तरफ से भी जो गलत आदतें हैं, गलत तरीके हैं, जिस तरीके से वो अपने कॉन्डक्ट को रखते हैं, बिहेवियर को रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल घेराव वगैरह, तो देयर इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, वो भी हम करेंगे। तो वर्कर्स या वर्कर्स की ट्रेड यूनियंस की बात करें तो उनके लिए भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एनलिस्ट की गई हैं पर्टेनिंग टू स्ट्राइक्स सच एज एडवाइजिंग और एक्टिवली सपोर्टिंग और इंस्टिगेटिंग एनी इलीगल स्ट्राइक, स्टेजिंग डेमोन्स्ट्रेशंस एट द रेजिडेंस ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड मैनेजरियल स्टाफ। फॉर एग्जांपल, अभी बहुत पुरानी बात नहीं हुई है, काफी नई बात भी नहीं है, मारुति का एक मैनेजर था, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो वो जो है, वो कह लीजिए वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस तो एक बात है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी अलग से है। तो इस वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस बोली गई, एंड वो रिस्ट्रिक्शंस पर्टिकुलरली हैं, फॉर एग्जांपल इलीगल स्ट्राइक को अगर आप इंस्टिगेट करते हैं, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं और उसको एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं, या किसी को सलाह दे रहे हैं कि अभी इलीगल स्ट्राइक कर सकते हैं, तू कर ले, बढ़िया हो जाएगा, तेरा काम बन जाएगा, तो ये सारी की सारी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं। और इसमें, इस केस में अनफेयर लेबर प्रैक्टिस अगर आप करते पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है जी, तो आपको सस्पेंड तो किया जा सकता है। वर्कर्स की अगर हम बात करें, एम्प्लॉयर्स के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है, तो वो एक अलग से, एक अलग लेवल का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नाउ अलग वेरियस प्रोविजंस जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर दी गई हैं। अ स्ट्राइक दैट वाज इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ रेफरेंस टू अ बोर्ड या आर्बिट्रेटर या कोर्ट और ट्राइब्यूनल में बी कंटिन्यूड
प्रोवाइडेड इट वाज लीगल एट द टाइम ऑफ इट्स कमेंसमेंट। जब वो प्रोसीडिंग्स चली तो उस समय अगर वो कमेंसमेंट के समय में जब वो टाइम ऑफ रेफरेंस हुआ था टू अ बोर्ड या फिर एक आर्बिट्रेटर को या फिर कोर्ट और ट्राइब्यूनल को, तो उस समय अगर वो स्ट्राइक लीगल थी तो उसको आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। मे बी कंटिन्यूड, मे बी। A strike staged in response to an illegal lockout shall be legal। तो वो लीगल होगी। अगर इलीगल लॉकआउट है तो उसके खिलाफ स्ट्राइक लीगल होती है। अगर स्ट्राइक इलीगल है उसके खिलाफ इलीगल लॉकआउट भी लीगल हो जाता है। तो इस वजह से ये दोनों वाइस वर्सा चीज चलती है। A worker who is employed in illegal strike may be penalized with imprisonment up to a month or fine। उसके ऊपर या तो कह लीजिए 1 महीने की सजा हो सकती है उसको, या फिर प्लस और मतलब या तो 1 महीने की सजा उसके साथ फाइन, या फिर सिर्फ फाइन हो सकता है उसको। तो ये एक तरीके की सजा है, पनिशमेंट है, क्रिमिनल ऑफेंस। दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल केस होगा। फिर क्रिमिनल केस होगा तो आपको पता है कि क्रिमिनल केस के बहुत सारे रेपरकशंस होते हैं कि फिर वो आदमी बाहर जाने के लिए उसको बहुत तकलीफ हो जाती है ना। तो वो सारी चीजें एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, no person shall provide any sort of financial aid to any illegal strike। अगर स्ट्राइक इलीगल है और आपने फाइनेंशियल एड दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। एनी पर्सन हु नोइंगली प्रोवाइड सच अ हेल्प इन सपोर्ट ऑफ एनी इलीगल स्ट्राइक, उसको सजा मिल सकती है अप टू 6 months एंड और फाइन। मतलब 6 महीने तक की सजा फाइन के साथ, या फिर सिर्फ फाइन लग सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि वर्कर के खिलाफ तो जो है 1 महीने की सजा है, उसके अलावा 6 months की सजा, 6 months एंड और फाइन। तो एंड और जो ये साथ में आता है इसका थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए। अनदर कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलीगल स्ट्राइक इज डिनायल ऑफ वेजेस टू द वर्कर्स इन्वॉल्व। आपकी सैलरी, आपकी पगार भी काटी जा सकती है, रोकी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट द वर्कर्स शैल ओनली बी एंटाइटल्ड टू वेजेस ड्यूरिंग अ स्ट्राइक व्हिच इज नॉट ओनली लीगल बट आल्सो जस्टिफाइड। अगर लीगल स्ट्राइक है, they shall only be entitled to wages during a strike which is not only legal but also justified। unless and until legal and justified दोनों हैं तब तक आपको वेजेस मना की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मामले की सुनवाई में एक जगह पे बोला है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा। आई होप आई हैव मेड इट एवरी बिट एंड पीस ऑफ दिस सेशन क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, आगे थोड़ी सी और इसको राइट टू स्ट्राइक को समझते हैं। A strike shall be deemed unjustified। अनजस्टिफाइड कब माना जाएगा एक स्ट्राइक को? लीगल भी हो सकती है लेकिन फिर भी अनजस्टिफाइड हो सकती है ना। तो वो कैसे? The reasons for it are entirely perverse and रीजनेबल। सिर्फ और सिर्फ सरकार को दुखी करने के लिए, उसकी नाक में दम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कह लीजिए एक स्ट्राइक करते हैं, चाहे वो लीगल है, चाहे आप लीगल स्ट्राइक कर रहे हैं, कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा, आपने स्ट्राइक बुलाई, प्रॉपर टाइम से बुलाई, प्रॉपर टाइम के ऊपर आपने स्ट्राइक किया, डेमोन्स्ट्रेशन पीसफुल हुआ, सब कुछ, लेकिन क्योंकि वो अनजस्टिफाइड है तो ऐसे में आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। रीजन फॉर इट इज एंटायरली परवर्स। पॉलिटिकल है तो परवर्स हो जाता है ना। विच इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। हर एक केस टू केस बेसिस पे, इसके ऊपर कोई कानून नहीं बन सकता, ये केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होगा। हर एक इंडिविजुअल केस पे डिपेंड करेगा। विच हैज टू बी जज्ड इन द लाइट ऑफ द फैक्ट and circumstances of each case। The use of force, coercion, violence, acts of sabotage resorted to by the workers during the strike period which was legal and justified would also disentitle them to wages during the strike period। अब मान लीजिए कि सारा का सारा जो स्ट्राइक थी वो लीगल थी, जस्टिफाइड थी। ऐसे में अगर आपने उस दौरान फोर्स यूज की, कोअर्शन यूज की, जबरदस्ती की, वायलेंस की, एक्ट्स ऑफ सैबोटाज, मतलब आपने इंडस्ट्री में तोड़फोड़ की, ऐसे में तब भी चाहे लीगल थी चाहे जस्टिफाइड थी, आपकी सैलरी, पगार काटी जा सकती है, रोकी जा सकती है। दिस एंटाइटल देम टू वेजेस ड्यूरिंग द स्ट्राइक पीरियड। तो इस वजह से जब भी स्ट्राइक होती है, इट शुड ऑलवेज बी थ्रू पीसफुल मीन्स एंड पर्पसेस। सुप्रीम कोर्ट ने और एक जगह एक बात बोली दैट नॉट वेदर और नॉट अ स्ट्राइक इज अनजस्टिफाइड डिपेंड्स ऑन सच फैक्टर्स as the service conditions of the workmen, the nature of demands of the workmen, the causes which led to the strike, and the urgency of the cause and demands of the workmen, the reasons for not resorting to the dispute resolving machinery provided by the Industrial Disputes Act or the contract of employment or the service rules and regulations etc। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एग्जॉस्टिव लिस्ट बना दी
कि कौन सी स्ट्राइक अनजस्टिफाइड नहीं होगी, मतलब कौन सी स्ट्राइक्स जस्टिफाइड होंगी अगर उसमें फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं। पहला कि आपकी सर्विस कंडीशंस क्या है, दूसरा आपकी नेचर ऑफ डिमांड्स क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो बताएंगे कि जस्टिफाइड है या नहीं। और उसके बाद द कॉज विच लेड टू द स्ट्राइक, की स्ट्राइक पे आने की नौबत क्यों पड़ी, उसके बाद क्या जरूरत, इतनी जबरदस्ती क्या हो रही थी, इतनी अर्जेंसी क्या थी उस कॉज को, उस डिमांड को आगे रखने की। एंड उसके बाद व्हाट इज द रीजन कि आपने ये तरीका अपनाया इंस्टेड ऑफ अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो कि एक्ट के अंदर दिया है, चाहे वो कंसिलिएशन ऑफिसर है, चाहे वो कंसिलिएशन बोर्ड है, चाहे वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, चाहे वो और बहुत सारे कह लीजिए इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है, नेशनल ट्राइब्यूनल है, कोई भी जो आपको प्रोविजन दिया गया है उस एक्ट के तहत, है ना, आपने वो क्यों नहीं चूज किया। तो ये सारे के सारे रीजंस बन जाते हैं कि वो अनजस्टिफाइड हो सकती है। अब आपके पास ये सारे कारण थे, मान लीजिए कि आपके पास सारे आप कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जा सकते थे, आप गए नहीं, आपने सीधे स्ट्राइक बुला ली, तो वो अनजस्टिफाइड हो जाएगी। लीगल हो सकती है लेकिन अनजस्टिफाइड हो जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे सेशन के अंदर। चलिए अब आ जाती है हमारी बारी सरप्राइज की। सरप्राइज क्या है, आज 2019 का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेके आया हूं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। फर्स्ट हाफ ऑफ 2019 ऑल मेंबर स्टेट्स वर बी इनवाइटेड टू ऑर्गेनाइज। 2019 के अंदर आईएलओ के सारे जो मेंबर्स हैं पहले हाफ के अंदर देवर इनवाइटेड टू ऑर्गेनाइज सेंटेनरी एंड टू जो इसकी सेंटेनरी जो इनकी कह लीजिए सेलिब्रेशन थी उसके लिए, एंड टू डिस्कस कमीशन रिपोर्ट, जो लेबर कमीशन है इंटरनेशनल लेबर कमीशन, उसकी रिपोर्ट को डिस्कस करना था। उसी के बाद कल्मिनेशन ऑफ फ्यूचर ऑफ वर्क इनिशिएटिव विल बी 2019 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, उसके तहत एक सेंटेनरी डिक्लेरेशन अडॉप्ट की गई थी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सेंटेनरी डिक्लेरेशन है 2019 के अंदर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है डिक्लेयर किया। सेंटेनरी डिक्लेरेशन के अंदर 7 मेजर इनिशिएटिव्स शुरू किए गए थे, वो उसकी चर्चा हम अभी करेंगे। नाउ इज द ओल्डेस्ट यूएन ऑर्गेनाइजेशन, इसको 100वीं शताब्दी इसकी जो सालगिरह थी वो पिछले साल मनाई गई थी। इन द रन अप ऑफ द एनिवर्सरी 7 सेंटेनरी इनिशिएटिव्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ अ पैकेज of activities aimed at equipping the organization to take up successfully the challenges of its social justice mandate in the future। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सोशल जस्टिस से रिलेटेड जो इसको मैंडेट मिला हुआ है, जो इसके ऊपर जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, उसको किस तरीके से निर्भर कह लीजिए उसको कंडक्ट करती है, उसके ऊपर इसने 7 इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। उन 7 इनिशिएटिव्स की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी लिस्ट को अभी आज हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज 7 इनिशिएटिव्स, जिसमें सबसे पहले है द फ्यूचर ऑफ वर्क इनिशिएटिव। नाउ दिस इनिशिएटिव इज समथिंग जो हम बहुत सारे समय से इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। दिस इनिशिएटिव इनिशिएटिंग एंड कल्मिनेटिंग अ ग्लोबल डायलॉग ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क, ये आगे किस तरीके से काम जो है बदलने वाला है। टू बिल्ड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू प्रिपेयर एंड गाइड गवर्नमेंट, सरकारों को गाइड किया जा सके, वर्कर्स को, एम्प्लॉयर्स को गाइड किया जा सके, टू बेटर मीट द वर्ल्ड ऑफ वर्क चैलेंजेस ऑफ द नेक्स्ट सेंचुरी। नाउ दिस हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर्स, जिसमें मैंने बताया था कि काम काज जो है वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ बदलता जा रहा है। इनफैक्ट मैंने यूट्यूब के अंदर भी, आप अगर इनिशियल लेक्चर्स को सुनते हैं उसमें ये बात की गई है। एंड टू पावर्टी इनिशिएटिव दूसरा है, जिसमें आप मल्टी डायमेंशनल रिस्पॉन्स की बात करें, चाहे लेबर मार्केट्स की तरफ से हो, वर्क की तरफ से हो, सोशल एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें ताकि आप ग्लोबल पावर्टी को रिमूव कर सकें। उसके बाद द विमेन एट वर्क इनिशिएटिव, इसमें बेटर आप इसमें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, जहां पे इक्वल, जहां फीमेल और मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स हैं उनको बराबरी तक लाने की कोशिश की जाए। रिव्यूइंग द प्लेस एंड कंडीशन ऑफ विमेन, वर्किंग कंडीशंस विमेन से रिलेटेड कितनी है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एक पूरा कानून है जिसके अंदर भारत के अंदर बात की गई है। श्रेया सिंगल का एक केस था, उसके ऊपर ये कानून बनकर आया भी था, एंड उस केस में भी एंड अदरवाइज भी जहां पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वर्क प्लेसेस के अंदर वुमेन के खिलाफ, उन सारी चीजों को दर्शाया गया था। तो उन सब चीजों के ऊपर काम करते हुए फीमेल्स का पार्टिसिपेशन रेट लेबर फोर्स के अंदर बढ़ाने की बात की गई है इस तीसरे इनिशिएटिव के अंदर। आगे के जो 4 इनिशिएटिव्स हैं वो यहाँ पे। नाउ द ग्रीन इनिशिएटिव, ग्रीन इनिशिएटिव की कोशिश ये है कि ऐसा पॉलिसी एडवाइस, ऐसी नॉलेज, ऑफिस वाइड नॉलेज प्रोवाइड की जाए, उसको स्केल अप किया जाए। स्केल अप किया जाए मतलब छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक लेके जाया जाए, जहां पे आप लो कार्बन एमिशन कर सकें और सस्टेनेबल फ्यूचर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकें। स्टैंडर्ड्स इनिशिएटिव क्या है, एनहांसिंग द रेलेवेंस ऑफ इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। इसके अंदर आपके पॉलिसी
इनिशिएटिव्स भी आ जाते हैं, कंसोलिडेटिंग ट्राइपार्टाइट कंसेंसस ऑन एन अथॉरिटेटिव सुपरवाइजरी सिस्टम। बेसिकली जहां पे आप लेबर लॉस की बात करते हैं ना, तो लेबर लॉस के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए ये स्टैंडर्ड्स इनिशिएटिव। उसके बाद एंटरप्राइज इनिशिएटिव, एंटरप्राइजेस में एस्टैब्लिशिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर आईएलओ एंगेजमेंट्स विद द एंटरप्राइजेस। तो एम्प्लॉयर्स के साथ थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करने के लिए एक एंटरप्राइज के लेवल पे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए आईएलओ के ऊपर। फिर उसके बाद गवर्नेंस इनिशिएटिव। तो देखिए, 3 के करीब जो है वर्कर से रिलेटेड हो गए, 2 के करीब आपकी सरकारों से रिलेटेड हो गए, आखिरी वाला भी जो है गवर्नेंस से रिलेटेड है। रिफॉर्मिंग द आईएलओ's गवर्नेंस स्ट्रक्चर, असेसिंग द इंपैक्ट ऑफ द 2008 डिक्लेरेशन, 2008 की जो डिक्लेरेशन थी गवर्नेंस से रिलेटेड थी, एज सेट आउट इन इट्स फाइनल प्रोविजंस एंड एक्ट ऑन इट्स फाइंडिंग्स। तो गवर्नेंस किस तरीके से बेहतर की जा सकती है ताकि वर्कफोर्स के फेवर में पॉलिसी इनिशिएटिव शुरू किए जा सके। सो दिस इज समथिंग जो कि सरकारों के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ ये इनिशिएटिव चलेगा, पॉलिसी इनिशिएटिव। ठीक है जी। तो आपको इनिशिएटिव, सॉरी, नाउ आपको इस सब में ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस, एंटरप्राइजेस, स्टैंडर्ड्स, ग्रीन्स, वर्क, विमेन एट वर्क, एंड टू पॉवर्टी एंड फ्यूचर ऑफ वर्क इनिशिएटिव, ये 7 की लिस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें से सवाल आ सकता है। तो आज इस सेशन में इतना ही। देखिए, बहुत बढ़िया चीजें आज हमने कवर की हैं। जिस तरीके से एलडीसी जो है एक्साइटेड हो रहा है, मैं भी अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो रहा हूँ। थोड़ा तबीयत नासाज है, नहीं तो मैं आपको दिखाता है, आपको पता है कि मैं किस तरीके से रहता हूँ इस सब चीजों में। ठीक है जी। चलिए, आज इस सेशन में इतना ही, क्योंकि कारण क्या है कि आज के सेशन में से जैम पैक्ड ऐसी चीजें हमने की है, तो मार्क्स ही मार्क्स आने वाले हैं। जिस तरीके से अक्षय कुमार जी को लग रहा है कि पैसा ही पैसा होगा, तो उसी तरीके से मार्क्स ही मार्क्स आने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी सनदर भार्गवी फ्रॉम अभिपीडिया, पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मेक श्योर कि आप हमारे इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से फॉलो करते रहिए। अभिपीडिया का ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है, आप सब लोगों को जिस तरीके से चीजें प्रोवाइड कर रहा है, आप उन चीजों को कवर करते रहिए। आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी दूर करने भी मैं आ रहा हूँ। मंडे को मैं आ रहा हूँ। सारे के सारे सवाल जो है आप जो पूछ सकें, मैं उनके जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी signing off from Avipedia, powered by Abhimanyu IS. Thank you and have an awesome day ahead.